टैक्स बचाने का और टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत हमारे शो में। और गौरी, पिछले कई शो में थक जाती थी उन सवालों का जवाब देते हुए जो एनआरआई थे, जो भारत में फंसे हुए थे, तो उन सारे एनआरआईज के लिए आज एक अहम जवाब देने वाली हैं गौरी इस शो में आगे। तो बता दूं दर्शकों के लिए अगले आधे घंटे तक शो देखना क्यों है जरूरी। लॉकडाउन के दौरान भारत में फंसे एनआरआई के लिए अच्छी खबर, डबल टैक्सेशन से राहत के लिए 31 मार्च तक दे सकते हैं आवेदन। बेटी के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट, बेंगलुरु इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का फैसला आपके लिए कितने हैं काम का। और दूसरे राज्य से सामान खरीद कर बेच रहे हैं अपने राज्य में, तो आईजीएसटी के सामने एसजीएसटी क्या होगा एडजस्ट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो बहुत ही सरकार की तरफ सफाई आई है, कई सारे एनआरआई के लिए राहत की खबर भी कह सकते हैं इसको, वो ये कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते भारत में जो एनआरआई फंसे हुए हैं वो टैक्स को लेकर के बड़ी चिंतित थे कि उनके ऊपर जहां वो कमा रहे हैं वहां भी टैक्स देना पड़ रहा है और यहाँ भी टैक्स देना पड़ा क्योंकि एक समय अवधि से ज्यादा यहाँ पे हैं। तो इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सफाई आई है, वो सफाई क्या है और एनआरआई के लिए कितनी राहत वाली बात है, सीधे चलते हैं गौरी से बगैर देर किए हुए। गौरी, ये सफाई आपने देख ली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है, क्या है उसमें खास बातें? जी जी देखिए लक्ष्मण, ये जो सफाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। हालांकि ये बजट में ही एक्सपेक्टेड थी, बट बजट में आज सच कुछ आया नहीं, तो सर्कुलर के ज़रिए सरकार ने ये निकाला है कि जैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले साल 31 मार्च तक के लिए निकाला था कि जो लोग 31 मार्च तक अपने देश दूसरे देश वापस नहीं जा पाए जहां वो रहते हैं और उस वजह से वो इंडियन रेजिडेंट बन रहे हैं, तो उनको हम रिलीफ दे रहे हैं। उसी का एक एक्सटेंशन ये सर्कुलर आप कह सकते हैं कि ये सर्कुलर पूरे साल के लिए आया है, पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सर्कुलर आया है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आप इंडिया में रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, क्योंकि जो फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड हो गई थी और उसकी वजह से आपके ऊपर डबल टैक्सेशन लग रहा है और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बाद भी इनफैक्ट डबल टैक्सेशन आपके ऊपर लग रहा है, तो हम आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहते। आप आइए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि क्या उसमें 2 पेज का फॉर्म है, आप वो इन्फॉर्मेशन दीजिए और हम आपको इस केस में रिलैक्सेशन देंगे। ऐसे ही और भी कंट्रीज ने रिलैक्सेशन दी है, जैसे यूके और यूएसए ने 60 दिन की रिलैक्सेशन दी है, कुछ कंट्रीज ने नहीं भी दी है। तो इंडिया ने इस रिलैक्सेशन को देते हुए एनआरआईज को ध्यान रखा है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का डबल टैक्सेशन नहीं लगना चाहिए। तो क्या ये माना जाए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चल रहा है कि 31 मार्च के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए ये डेडलाइन रखी गई है? लक्ष्मण, कह सकते हैं, क्योंकि अब तो आप देखें तो फ्लाइट्स अब चलनी शुरू हो गई हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अब आनी नहीं चाहिए इसको चलते हुए। लेकिन अगर आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको नजर में रखते हुए और सर्कुलर्स भी इशू करेगा। गौरी, इसमें एक चीज और समझना चाहूंगा कि जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तरीका क्या होगा उसका? जी लक्ष्मण, जैसे मैंने आपको बताया 2 पेज का फॉर्म है, इस फॉर्म का नाम है फॉर्म एनआर और ये आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को सबमिट करना होगा इलेक्ट्रॉनिकली और ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल जो है, जो वेबसाइट है, उस पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इस फॉर्म पे जाकर के फॉर्म डाउनलोड करिए, उसको भरिए और फिर चीफ कमिश्नर को भेजिए, तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है वो सुलझ जाएगी। चलिए, हम लोग बातचीत कर रहे थे एनआरआई से, इस बीच हमारे पास कॉल भी एक आ गया वियतनाम से। सचिन जी का कॉल है जो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सचिन जी, बताइए क्या उलझन आपकी? नमस्ते सर, मैं नमस्ते। तो सीएनबीसी आवाज को शुक्रिया देता हूँ। मैं आपके मतलब डेली हर संडे को मैं एपिसोड देखता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगा एज अ इंडियन मैं आपसे कुछ सलाह मशवरा ले लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है कि मैं 2 महीने से मैं वियतनाम में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली जो सैलरी पेड कर रहे, तो ये वियतनाम लॉ के एक्ट में एक्ट से ये उनके बैंक मतलब वियतनाम की जो बैंक है वहाँ से सैलरी पेड करे, वहाँ 25%, 30% और टैक्स डिडक्शन करने जाने वाले। तो ये टैक्स और जो टीडीएस है वो मुझे समझो सेव करना है, तो कुछ उसके लिए कुछ सोल्यूशन है क्या? ठीक है, बताएंगे गौरी। ठीक है, देखिए आप क्योंकि वियतनाम की सैलरी की बात कर रहे हैं
तो इंडिया में इसका कोई एज सच सोल्यूशन नहीं है। जो वियतनाम जो टैक्स लेगा आपसे, वो आपको टैक्स देना होगा। वो वहाँ पे आप किस तरह से टैक्स बचा सकते हैं, जैसे इंडिया में टैक्स बचाने के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे वियतनाम में भी काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो आप वियतनाम के जो वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। इंडिया में जो आप रिटर्न भरेंगे, क्योंकि आप इस साल तो शायद इंडिया में रेजिडेंट ही होंगे, तो जब आप इंडिया में इस रिटर्न भरेंगे तो इंडिया में टैक्स बचाने के लिए आप बहुत सारे प्रोविजंस का इस्तेमाल करके, जैसे सेक्शन 80C 80D या जो भी आपने लिए हैं वो सब 80C बेसिकली आप उसमें यूज़ करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। वियतनाम के लिए आपको जो आपको वहाँ पे टैक्स देंगे और आप जो इंडिया में टैक्स देंगे, क्योंकि आप दोनों कंट्रीज में टैक्स देंगे, तो आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत आपको जो रिलीफ है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल यही सवाल मेरे जहन में उठ भी रहा था कि 2 महीने से वहाँ पे हैं, जो कमाई वहाँ कर रहे हैं, क्या उस पर टैक्स वियतनाम में भी देना पड़ेगा या और भारत में भी देना पड़ेगा? तो आपने बिल्कुल साफ कर दिया, DTA के तहत जो एग्रीमेंट है उसके तहत आपको टैक्स छूट मिल जाएगी, जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई उलझन हो सचिन जी तो आप हमें बिल्कुल लिखिएगा, आपके सारे उलझनों को दूर करने की हम कोशिश करेंगे। अगले कॉलर हमारे साथ हैं, झारखंड के जमशेदपुर से हैं विश्वालाल जी। विश्वालाल जी बताएं क्या सवाल आपका? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर, जैसा मेरे पिताजी ने 1960 में मेरे नाम से एक जमीन ली थी जो घर के बगल में है। अच्छा। उस समय मेरे दोनों छोटे भाइयों का जन्म नहीं हुआ था। अभी हम 3 भाई हैं, उसमें कुल ही हिस्सेदार है। ठीक है। अब मैं उसको सेल ऑफ करना चाहता हूँ, हम लोग तीनों भाई का। तो इसके जो पैसा आएगा टैक्स के पर्पज से, क्या तीनों के अलग अलग चेक लिया जाए उस टोटल जमीन का, या फिर मैं अपने नाम से लेके बाकी दोनों को इक्वली दे सकता हूँ? और दूसरी बात है, इस टैक्स जो पैसा आएगा उसको टैक्स बचाने के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? मुझे लगता है कि आपका पहला सवाल भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ज़मीन बेचते हैं तो जितने हिस्सेदार होते हैं सबके पीछे बांटा जाता है पैसा, तो टैक्स की देनदारी किन किन पर बनेगी? गौरी क्या कहना चाहेंगे आप? एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ लक्ष्मण, कि ये जो ज़मीन है ये एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉर्मल लैंड है? विश्वलाल जी एग्रीकल्चर लैंड है कि नॉर्मल लैंड है, क्या है ये? खेती वाली जमीन नहीं है? नॉर्मल लैंड है। अच्छा, खेती वाली जमीन नहीं है। पहले बहुत पहले के जो 1960 में खेती की जमीन थी, लेकिन अब पूरा लोकेलिटी बस गया, पूरा कॉलोनी है, पूरा गांव के अंदर पूरा ये है, बगल में घर मेरे घर के बगल में है। ठीक है, तो मतलब रेजिडेंशियल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। ठीक है, नहीं देखिए, अगर ये रेजिडेंशियल हाउस है या प्लॉट है, दोनों में भी इन दोनों में भी फर्क है। प्लॉट है, लेकिन हमारे बगल में एक प्लॉट मेरा घर है और बगल में एक खाली प्लॉट है। देखिए, दोनों के अलग अलग सेक्शन है। अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो आप घर को बेच के सेक्शन 54 में रिलीफ ले सकते हैं। 54 में आपको 1 साल पहले या 2 साल बाद में घर खरीदना होता है, या 3 साल बाद बेचने के आपको घर कंस्ट्रक्ट करना होता है। और सेक्शन, अगर हम बात करें प्लॉट की, तो सेक्शन 54F है, जिसमें आप कोई भी कैपिटल एसेट बेचते हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो प्लॉट उसके अंदर आ जाता है। तो उसके अंदर आपको रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदना होता है, तो आपको उसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अब बात है कि वो जो प्लॉट है, जो रेजिडेंशियल हाउस है, जो भी हम कहें, वो आपके नाम पे है, आपके भाइयों के नाम पे नहीं था। तो जो जितनी भी सेल कंसिडरेशन है वो आप अपने ही अकाउंट में लेंगे, आप भाइयों के अकाउंट में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप भाइयों के अकाउंट में लेंगे तो वो उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। और ये जो बेनिफिट आप सेक्शन 54, 54F या जिस भी सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, या 54EC का भी बेनिफिट ले सकते हैं, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो जो बेनिफिट्स हैं वो उन लोगों को नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आप ही ले सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, प्रॉपर्टी को बेचिए, जो सेल प्रोसीड्स हैं अपने नाम पे लीजिए, और उसके बाद जो प्रोसीड्स हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए, टैक्स बचाइए, और जो अपने ब्रदर्स का जो हिस्सा बनता है वो अपनी पॉकेट से आप दीजिए, क्योंकि ब्रदर्स को जो भी आप पैसा देते हैं या काइंड में कुछ देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ब्रदर्स को अगर आप कुछ देंगे तो वो उनके हाथ में गिफ्ट माना जाएगा और उनके लिए वो एग्जेम्प्ट होगा, आपके ऊपर भी कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनेगी। साथ ही में आप एक गिफ्ट डीड बना लेंगे, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो फ्यूचर में, अगर कभी कोई स्क्रूटनी का केस आता है या कुछ होता है तो आप एक्सप्लेन कर सके कि ये जो है अमाउंट ये गिफ्ट के तौर पे दिया गया था और उनके हाथ में ये टैक्सेबल नहीं है। विश्वलाल जी, आपको उलझन दूर हो गई, आपके सवालों के जवाब मिल गए? क्योंकि आपका सवाल थोड़ा सा इसमें सर एक कंफ्यूजन ये था। हाँ, तो पूरे अमाउंट मेरे नाम से आएगा, मुझे वो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा टैक्स सेव करने के लिए। तो भाइयों को मैं पैसा दूंगा, उतने पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं जो उसके अलावा मैं भाइयों को और पैसा दे सकूं, उनका शेयर गिफ्ट के रूप में। तो
ये मेरी उलझन है। देखिए इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ साल आपको रुकना होगा। आप प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करके आप ये जो मैंने सेक्शन 54 EC बताया, जिसमें आपको स्पेसिफाइड बॉन्ड्स खरीदने होते हैं, ये बॉन्ड्स आपको 5 साल तक के लिए खरीदने होते हैं। 5 साल आप इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, उसके बाद वो पैसा जब आप रिडीम करेंगे, और इसमें 50 लाख तक की लिमिट है, आप वो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, जब वो रिडीम करेंगे तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा आपके लिए। तो उसके बाद आप अपने भाइयों को ये पैसा दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अभी देंगे तो आप यहाँ ना तो बॉन्ड्स खरीद पाएंगे, ना आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, तो आप टैक्स नहीं बचा पाएंगे। दूसरा तरीका ऑफ कोर्स यही है कि आप टैक्स पे कर दीजिए, जो बचता है वो अपने भाइयों में बांट दीजिए। इन दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को लेते हैं अहमदाबाद से, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर किरीट जानी। डॉक्टर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताएं। मैं डॉक्टर जो हूँ, ऐसा तो मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। मेरा 3 पोर्टफोलियो है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप प्रैक्टिस भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं। इतना टाइम मिल जाता है आपको? हाँ, यस। और मेरी अभी आज तक की वैल्यू इसकी है 4.5 करोड़। ठीक है। मेरी उम्र अभी 79 है। ठीक है। So I want to give my portfolio to my 5 granddaughters and son. मैं उसको गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे 5 ग्रैंड सन एंड डॉटर है। आउट ऑफ 5, 3 आर माइनर है, बाकी के 2 मेजर है। बराबर। So I want to give 50 lakhs of टैक्स लायबिलिटी। मेरी टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी होगी और मेरे ग्रैंड सन की डॉटर की कितनी होगी, वो मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को गिफ्ट करना चाहते हैं। बहुत अच्छी सोच है। तो इसमें देखिए आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। जब आप गिफ्ट करते हैं किसी को कुछ, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। और अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं रिलेटिव को, क्योंकि ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के हाथ में भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। तो आप जब इसको गिफ्ट करेंगे, बस एक गिफ्ट डीड बनवा लीजिएगा, ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो आप प्रूफ कर सकें कि ये गिफ्ट है। अब बात आती है जब आपके ग्रैंड चिल्ड्रन इस पोर्टफोलियो को सेल करेंगे, उस टाइम पे टैक्सेबिलिटी आएगी। उस टाइम पे होगा क्या कि जितना वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे वो उस शेयर्स को बेचेंगे, वो सेल कंसिडरेशन मान ली जाएगी। और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, वो जो आपने खरीदा था जिस रेट पे, और आपने जब खरीदा था उस साल की होल्डिंग पीरियड और उसी साल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अगला सवाल भी लेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ESOP बेचने पर कैसे कम करें अपनी टैक्स की देनदारी। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल सवालों के जवाब दूं इससे पहले एक बेंगलुरु इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का महत्वपूर्ण फैसला आया है, उसको समझना बेहद जरूरी है, चूंकि आपके काम का है। दरअसल अभी तक प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए आपको अपने नाम पर एक तय समय सीमा में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी, या फिर NHI या REC बॉन्ड में निवेश करना होता था। लेकिन अब इस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि आप दूसरे के नाम पर भी निवेश कर कैपिटल गेन्स टैक्स बचा सकते हैं। ये क्या है पूरा फैसला, गौरी पहले ये समझाइए। मैं पहले थोड़ा से फैक्ट्स बता देती हूँ लक्ष्मण। इस केस में क्या था कि जो SSC हैं उनका उन्होंने एक कैपिटल एसेट बेचा था, जो कैपिटल एसेट की सेल डीड में उनकी डॉटर, उनके सन और शायद उनकी वाइफ भी पार्ट थी। जो उन्होंने कैपिटल एसेट बेचा, उसका कैपिटल गेन टैक्स बचाने के लिए उन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा अपनी डॉटर के नाम पे, जो विडो थी, उनकी अपनी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, और बिल्कुल वो जो SSC हैं उनकी लीगल एयर भी थी। तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी वो सोली अपनी डॉटर के नाम पे खरीद ली। अब जो असेसिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा कि इस केस में हम आपको सेक्शन 54F का रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपने अपनी डॉटर के नाम पे खरीदी है। लेकिन इन्होंने अपील की, ITAT में गए। ITAT में जो जजमेंट आई, उन्होंने ये कहा कि हम इस केस को बहुत वाइडर वे में देखेंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया है। उनका ये मानना था कि
घर तो खरीदा उन्होंने और अपनी डॉटर के नाम पे ही खरीदा जो लीगल हेयर भी हैं, तो हम इस केस में ये जो सेक्शन 54F है इसका रिलीफ जो है वो एसएससी को दे देंगे। लेकिन इसमें गौरी दो बातें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कही। पहली बात कि जो डॉटर थी वो विडो थी, दूसरी बात कि कानूनी रूप से वो डॉटर उनकी उत्तराधिकारी थी। तो इस तरह की छूट क्या इन्हीं शर्तों के साथ मिलेगी? फैसला क्या कहता है? देखिए फैसले में कहीं ये एग्जैक्टली ये नहीं लिखा कि हम सिर्फ इस वजह से आपको छूट दे रहे हैं। वो उन्होंने ये लिखा है कि इस सेक्शन को थोड़ा लिबरली आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा मानना ये है कि आपने किसी फ्रेंड के नाम पे खरीद ली और आपने छूट ले ली, वो बिल्कुल गलत होगा। तो जब भी जैसे ऐसा कोई केस लगता है ना लक्ष्मण, तो जो एसएससी है वो अपने ऐसे जजमेंट्स निकाल के ले जाता है और देखता है कि कौन से जजमेंट उनके साथ रिलेट कर पा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति इस जजमेंट के साथ रिलेट कर पा रहा है तो डेफिनेटली वो इसका फायदा ले सकता है। बट अगर टोटली अनरिलेटेबल है, किसी फ्रेंड के नाम पे ले लिया, कोई लेना देना नहीं है, तो फायदा नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि जो प्रावधान है, जो सेक्शन है, उनकी मूल भावनाओं के अनुकूल होना चाहिए। आपका टैक्स बचाने का तरीका उससे अलग हट के सिर्फ शब्दों के अर्थ को लेकर के आप तोड़ मड़ोड़ करके टैक्स बचाना चाहेंगे तो वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। भोपाल से मयंक मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मयंक जी बताइए, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार लक्ष्मण जी। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे को कंपनी ने ESOP दिए थे, तो ESOP जब मैंने लास्ट ईयर मैंने इसको जो है सेल किया है तो मेरे को करीब 18.19 लाख मिले थे। 18,19,000 मिले थे मेरे को, और इसके लिए मैंने पे किए थे करीब 1,09,000 रुपये पे किए थे। और साथ ही साथ मेरा जो ट्रेडिंग में लॉस है वो करीब जो है अप्रॉक्सीमेटली करीब 3.89 लाख है। तो मैं कैसे अपने टैक्स को बचा सकता हूँ, या फिर इसको जो है मैं कम बिल्कुल गौरी, क्या सुझाव इनके लिए? ठीक है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपका पहले जो ESOP होता है वो कैसे टैक्सेबल होता है। ESOP में दो जगह पे आपका टैक्स लगता है। पहला तब लगता है जब आप अपनी ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि आप उस कंपनी से शेयर्स को खरीदते हैं। उस टाइम पे आपने जितने जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस जो आपकी एक्सरसाइज प्राइस है उसके डिफरेंस के ऊपर आपकी सैलरी में वो परक्विजिट ऐड होकर उसमें टैक्स लगता है। तो ये इनकम तो आपकी मान ली जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई। इसके बाद जब आप इसको बेचेंगे, जिस साल में आप बेचेंगे उस साल उस वक्त का जो फेयर मार्केट वैल्यू है माइनस जिस प्राइस पे आपने खरीदा था उसका जो डिफरेंस है वो आपका कैपिटल गेन आ जाता है। तो अगर आप कोई ट्रेडिंग जैसे आपने कोई सेल परचेज की है इसके अलावा शेयर्स में और आपको कैपिटल गेन लॉस हुआ है, तो आप इस कैपिटल गेन के प्रॉफिट से लॉस से आप इसको वो कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो है इंट्राडे माना जाता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम को आप इस कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अगर आपका कैपिटल गेन लॉस होता तो आप कर सकते थे, लेकिन ये आपका बिजनेस लॉस है, वो भी स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस है, तो आप इसको जो है सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंट्राडे से आपका ये लॉस या फिर कमाई जो होती है इंट्राडे है, इस वजह से ये प्रावधान यहाँ पे लागू होता है जो गौरी ने बताया। चलिए इनकम टैक्स से जुड़े कई सारे सवाल आ रहे हैं गौरी, तो हम लोग इसको अगले शो में लेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं GST की तरफ। GST जुड़े सवाल लेते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से घनश्याम सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम जी बताइए, क्या उलझन है आपकी? मैं पेट्रोलियम डीलर हूँ। पेट्रोलियम डीलर में पेट्रोल और डीजल GST में नहीं आता, उसके ऊपर GST नहीं है। बिल्कुल। लेकिन पेट्रोलियम डीलर को जो ऑयल कंपनी लाइसेंस फी जो लगाती है उसके ऊपर GST होता है, वो सेटअप के लिए अवेलेबल होता है। और मिसलेनियस कुछ एक्सपेंसेस है उसके ऊपर जो कुछ होगा वो भी अमाउंट होता है सेटअप के लिए। लेकिन जो डीलर बहुत बड़ा सेल नहीं होता है लुब्रिकेंट्स और एसेसरीज का, उसके ऊपर उसको जो GST भरना पड़ता है। तो ये जो सेटअप उसको अवेलेबल है वो उसमें क्लेम कर सकता है क्या? जी तो देखिए ऐसा होता है कि जो आपके एग्जेम्प्टेड GST प्रोडक्ट्स होते हैं और आपके जो टैक्सेबल GST प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन क्रेडिट का प्रोविजन होता है कि आप उसको कॉमन क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल है ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये नॉन GST है, इसके ऊपर GST लगता ही नहीं है। इसके ऊपर जैसे आपने कहा इसके ऊपर तो वैट ही लगता है।
तो यहाँ पे लॉ कहीं क्लियर नहीं है कि इस केस में आप कॉमन क्रेडिट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इस पे अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। मेरा व्यू ये है कि देखिए, जैसे आपने खुद ही बोला कि लुब्रिकेंट्स की सेल ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जो जीएसटी का क्रेडिट और आउटपुट होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप इसको क्रेडिट को ना लीजिए, टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि इस पर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान हो रहा है अगर आप क्रेडिट नहीं ले पाते हैं। तो आप थोड़ा सा सेफ रहेंगे अगर आप ये क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इस क्रेडिट को ना लें और जो जीएसटी आउटपुट बनता है आपका लुब्रिकेंट्स पे वो आप पे करा दें। चलिए, अगला सवाल ईमेल के जरिए आया है मैंगलोर से सुनील डिसूजा जी का। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक सामान के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, दूसरे राज्य से सामान ला करके अपने यहाँ जो लोकल मार्केट है वहाँ बेचते हैं। लेकिन जब इन्होंने मंथली रिटर्न फाइल किया तो इनको पता चला कि IGST की रकम SGST के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। अब समस्या है कि सुनील जी के GST अकाउंट में करीब 1,69,000 रुपये जमा हो चुके हैं। ये जानना चाहते हैं कैसे अपने पैसों को वापस लें। गौरी, देखिए, यहाँ मुझे लगता है लक्ष्मण, इनको कहीं गलती लगी है, किसी ने गलत गाइड किया है या कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ऐसा प्रोविज़न कहीं नहीं कहता कि आप IGST को SGST से सेट ऑफ नहीं कर सकते। प्रोविज़न ये कहता है कि IGST को पहले IGST से, फिर CGST से, फिर SGST से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहता कि IGST को SGST से सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। जो एक केस होता है जो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते वो होता है कि CGST को SGST से सेट ऑफ और SGST को CGST से सेट ऑफ आप नहीं कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल IGST को SGST से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर वो सेट ऑफ ऑटोमेटिकली आपका पोर्टल नहीं ले रहा है तो मैनुअली आप उस पर फीड कीजिए, वो ऑटोमेटिकली उठाएगा, वो आपको क्रेडिट अवेलेबल दिखाएगा। आपको जब आप उस पर कर्सर रखेंगे तो क्रेडिट अवेलेबल उसमें दिखाता है, आप मैनुअली फीड कीजिए, फिर सेट ऑफ बटन पे क्लिक कीजिए, वो डेफिनेटली सेट ऑफ हो जाएगा और आपको ये क्रेडिट वापस लेने की जो समस्या है ये नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे क्रेडिट वापस लेने का कोई प्रावधान लॉ में है भी नहीं। चलिए सुनील डिसूजा जी, आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि आपको जो ये अब तक दुविधा थी कि सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं और जो तरीके बताएं गौरी ने उस तरीके को अपनाइए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर एनुअल रिटर्न और GSTR 2A में आ रहा है अंतर तो इसे कैसे करें दूर। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप। अगला सवाल आया है ईमेल के जरिए राहुल सिंघल जी का। दरअसल इनके एनुअल रिटर्न और GSTR 2A में अंतर आ रहा है। गौरी, ये पूछ रहे हैं कैसे इस अंतर को दूर करें। देखिए लक्ष्मण, ये बहुत ज़्यादा केसेस में ये अंतर आ रहा है। जो एनुअल रिटर्न है ये आई थिंक टेबल 8A की बात कर रहे हैं, उसमें ऑटो पॉपुलेटेड आपका क्रेडिट आता है। अच्छा। तो इस केस में कई रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि जो सप्लायर है उसने सितंबर तक रिटर्न नहीं भरी या बाद में कोई अमेंडमेंट कर दी या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये अंतर आ रहा है। अगर सपोज करिए इन अंतरों की वजह से कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके केस में और फिर भी अंतर आ रहा है, तो आपके पास एक विकल्प है कि आप जो GST डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक टिकट रेज करें और उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम आ रही है और वो ऑटो पॉपुलेटेड है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो वो डेफिनेटली इसका समाधान करेंगे। बहुत ही केसेस में मैंने पर्सनली देखा है कि ऐसा कंप्लेन करने के बाद जो GST डिपार्टमेंट है उसने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया है। चलिए गौरी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, GST जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।